Hello everyone, welcome to our channel and today we are continuing the series of Insight IAS Daily Current Affair of 6th of October 2020, and the topics that we are going to discuss, there are 6 topics. Okay, there are 6 topics from the mains and there are 8 topics that are prelim specific. So let's start our discussion. And if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe. The first topic is from the GS2 paper, that is government policies and intervention for development in various sectors and the issues arising out of their design and implementation. So first news is पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि. ठीक है, तो रिसेंटली पीएम ने जो है एक न्यू इनिशिएटिव मतलब लॉन्च हुआ है, दैट इज़ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, दैट इज़ पीएम स्वानिधि. ठीक है, अभी कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का, तो जो सबसे बड़ी हम जानते हैं कि एक फूड टेक है, दैट इज़ स्विगी. ठीक है, स्विगी जो है जो ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म है जहाँ से मतलब जो भी ऑनलाइन फूड है हम डिलीवर कर सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक एमओयू साइन किया है. ठीक है, एमओयू साइन किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, जिससे क्या होगा, जो भी इंडियाज़ की स्ट्रीट फूड वेंडर्स है ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनको क्या किया जाएगा, जो भी इंडिया के स्ट्रीट फूड वेंडर्स है, ठीक है, जो भी मतलब रास्ते पे फूड वगैरह बेचते हैं, उनको सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने का मेन एम है इस एमओयू का. ठीक है, ये इनिशिएटिव किसके अंडर है, इनिशिएटिव है अंडर द पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि और पीएम स्वानिधि. ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी वेंडर्स, ठीक है, जो भी वेंडर्स ने अभी रिसेंटली जो पैंडमिक की वजह से जिसको भी कितना लॉस हुआ है, ठीक है, उन सबको क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उनको ये अपना जो बिजनेस है वो ग्रो करने में हेल्प हो जाएंगी. ठीक है, इसका ये जो मेन एम है स्वानिधि का, ठीक है, पीएम स्वानिधि का, तो वो फुलफिल हो जाएगा कि जो भी वेंडर्स हैं उनको अपना जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उनका अगर बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आया तो. ठीक है, अगर ओवरव्यू देखा जाए स्कीम का, तो एक इट इज़ अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फाइनेंशियल प्लान. ठीक है, स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फाइनेंशियल प्लान है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन अप टू 10,000 रुपीज़ टू मोर दैन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर. ठीक है, जो भी 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का एम है, ठीक है, जिसको उनको लोन दिया जाएगा. ठीक है, अप टू रुपीज़ 10,000 तक उनको लोन दिया जाएगा. किसको दिया जाएगा, जो जिनका बिजनेस ऑपरेशन हुआ था ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020. ठीक है, जो भी जिनका भी बिजनेस ऑपरेशनल हुआ था ऑन और बिफोर मार्च 2020. ठीक है, ये स्कीम वैलिड रहेंगी, कितने टाइम तक वैलिड रहेंगी, मार्च 2020 तक 2022 तक. और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा उनका जो है वो देखा जाएगा किसके साथ, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये टेक्निकल पार्टनर्स रहेंगे ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. अलॉन्ग विद दिस इट विल मैनेज द क्रेडिट गारंटीज टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थ्रू द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज. ठीक है, ये जो बैंक है, ठीक है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये टेक्निकल पार्टनर्स के साथ साथ जो भी क्रेडिट गारंटी रिलेटेड जो भी प्रोविजन रहेगा वो सब भी मैनेज करेंगे, किसके थ्रू, थ्रू द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड अ स्मॉल एंटरप्राइज. ठीक है, अगर लोन का देखा जाए स्कीम के अंडर, तो जो भी पर्सन है, जो भी वेंडर है, ठीक है, उनको लोन दिया जाएगा अप टू 10,000 रुपीज़. ठीक है, और इट इज़ रीपेएबल इन द मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन द 1 ईयर. ठीक है, उनको मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको रिटर्न करना पड़ेगा विद इन द 1 ईयर. ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, ऑन टाइमली और अर्ली रिपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडीज ऑफ 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट टू द बेनिफिशरी थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन अ 6 मंथ बेसिस. ठीक है, अगर किसी पर्सन ने या किसी भी वेंडर ने अर्लियर या टाइमली रिपेमेंट कर दिया उस लोन का, तो उनको क्या होगा, एक इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी ऑफ 7%. ठीक है, 7% पर एनम, और वो डायरेक्टली जो भी क्रेडिट मतलब जो भी बेनिफिशियरी है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा थ्रू द डीबीटी, दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन द 6 मंथ बेसिस. ठीक है, अगर किसी पर्सन ने रिपेमेंट कर दिया लोन का, तो मतलब रिपेमेंट जल्दी कर दिया, तो उसको भी किसी टाइप की पेनल्टी नहीं लगेगी. ठीक है, ये लोन रिलेटेड प्रोविजन है इस स्कीम के अंडर. एलिजिबल कौन है इस स्कीम के लिए, तो द स्कीम इज़ अप्लीकेबल टू द वेंडर्स. ठीक है, जो भी वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स. ठीक है, हॉकर्स मतलब क्या होता,
जो भी मतलब जगह जगह जाके, मतलब गली गली में जाके जो भी फूड उन्हें डिलीवर करते हैं या सेंड बनाते हैं जाके, मतलब जो भी स्ट्रीट पे जाके फूड ट्रैवल करते, फूड बनाते हैं या ट्रैवलिंग थ्रू वो फूड को बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉकर्स, ठीक है। जो ठेले वालास, रेखरीज वालास एंड ठेला पड़ वालास, ठीक है, ये सबको इंक्लूडेड है स्कीम के अंदर, ठीक है। इन द डिफरेंट एरियाज कंटेक्स हु सप्लाई फूड एंड गुड एंड सर्विसेज। स्ट्रीट वेंडर्स बिलोंगिंग टू द सराउंडिंग प्री अर्बन रूरल एरियाज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है इन द प्री अर्बन और रूरल एरियाज, उनको भी इंक्लूड किया गया है स्कीम के अंदर, ठीक है, स्वनिधि स्कीम। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव रहेगा गवर्नमेंट थ्रू, ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम। इसका सिग्निफिकेंस हम इस पॉइंट से बता सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो रिसेंटली कंटेक्स में क्या है, दो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो पाकिस्तान है उनको ग्रीन लिस्ट में रखा जाएंगे, ठीक है। जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ में, तो उन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में जो उनका नाम है वो रखा जाएंगे, ठीक है। अभी ग्रे लिस्ट क्या होती है मैं बताती हूँ, इसके पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है। एक बात पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में प्लेस किया गया था इन द जून 2018, ठीक है, उनको जून 2018 में ही जो ग्रे लिस्ट में उनको रखा गया था, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1989 को ऑन एन इनिशिएटिव ऑफ द G7, ठीक है। G7 जो कंट्रीज़ है उनकी इनिशिएटिव में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सेटअप हुआ था 1989 को, ठीक है। अभी G7 क्या है, G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है। अभी मैं G7 के बारे में बताती हूँ, ठीक है। G7, ठीक है, G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। एक नेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अभी कौन से कंट्रीज़ है वो बताती हूँ। तो G7 में कौन सी कंट्रीज़ हैं, कनाडा, ओके, सेकंड इज़ फ्रांस, देन इट इज़ जर्मनी, देन इट इज़ इटली, जापान, यूके एंड यूएस, ठीक है। ये 7 कंट्रीज़ है G7 कंट्रीज़ में, ठीक है। इन 7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव था कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उसका इस्टेब्लिशमेंट करे, ठीक है। अभी ये क्या दिखती है, इट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ठीक है, विद वर्क टू जनरेट अ नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म इन वेरियस एरिया, ठीक है। इस जो टास्क फोर्स का मेन एम क्या है कि एक जो भी पॉलिटिकल विल को जनरेट करना, किसके केस में, जो नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है, ठीक है, इन वेरियस एरियाज में मतलब एक कंबाइन एक पॉलिटिकल विल को जनरेट करना इसका मेन एम है, ठीक है। एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है। इसका अगर सेक्रेटेरिएट देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इज हाउस एट द OCED OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस, ठीक है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, पेरिस में, जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर है। अभी OECD क्या है, OECD क्या है, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, OECD, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ मिनट, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 37 कंट्रीज है इसमें, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। किसके लिए फॉर्म हुआ था, टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है और FATF का जो सेक्रेटरीट है वो पेरिस में है, ठीक है। अभी रोल और फंक्शन देखा जाए, इनिशियली जब इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका मेन एम था कि टू एग्जामिन एंड डेवलप अ मेजर टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। पहले ये सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड केसेस हैंडल करता था, बट अक्टूबर 2021 में क्या हुआ, इसका जो FATF का जो FATF काफ़ी सारे अदर प्रोविजंस में भी उसको इंक्लूड किया दिया गया, जैसे कि इट एक्सपांड इट मैंडेट टू इनकॉर्पोरेट एफर्ट टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग।
इन एडिशन टू द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इनिशियली तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग के रिलेटेड भी जो मैटर्स रहेंगे, ठीक है, वो भी हैंडल करेगा, ऐसा डिसाइड हुआ 2021 में। फिर अप्रैल 2012 में क्या हुआ, इट एडेड द एफर्ट टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होता है वेपन्स का, जो मास डिस्ट्रक्शन कास मतलब कॉज कर सकते हैं, उन सब का भी फाइनेंसिंग रिलेटेड, ठीक है, उसको भी काउंटर करने के लिए भी एफर्ट किया गया बाय द FATF। ठीक है, तो 3 प्रोविजन, कौन कौन से फैक्टर्स देखते हैं, 3 फैक्टर्स। ठीक है, पहला है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, सेकेंड है टेरर फाइनेंसिंग, और थर्ड क्या है, फाइनेंसिंग जो भी वेपन से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी वेपन का प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस करते हैं, उन सबको भी जो फैक्टर्स है वो सब देखेंगे। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स को FATF अभी देखता है। कंपोजिशन देखा जाए तो 37 मेंबर जुरिडिक्शन है। ठीक है, 12 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है रिप्रेजेंटिंग फॉर most major financial center in all part of a globe. It also has a observer and associated member। ठीक है, इसके साथ ऑब्जर्वर और एसोसिएटेड मेंबर्स भी हैं। ऑब्जेक्टिव देखा जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, टू सेट अ स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर फॉर कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सिस्टम को जो भी थ्रेट है, ठीक है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू या टेरर फाइनेंसिंग थ्रू, ठीक है, इन सब मैटर्स को हैंडल करना, ठीक है, उसको प्रॉपरली लीगली रेगुलेट करना, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव है FATF के। ठीक है, अभी उसमें जो ब्लैक लिस्ट है और ग्रे लिस्ट क्या है, ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट में उस कंट्रीज़ को डाला जाता है, ठीक है, दैट कंट्रीज ऑल्सो नोन एज ए नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। दिस कंट्री सपोर्ट द टेरर फंडिंग एंड अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। जो कंट्री टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। और ये जो ब्लैक लिस्ट होती है, उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसका ऐड होते रहता है, डिलीट होते रहते हैं, रेगुलरली बेसिस पे उसको अपडेट किया जाता है। अभी ग्रे लिस्ट क्या है, ठीक है, countries that have considered safe haven for supporting terror funding and money laundering are put in the FATF ग्रे लिस्ट। ठीक है, जो भी कंट्री ऐसे कंसीडर किया जाए कि एक सेफ हेवन है, ठीक है, मतलब स्वर्ग है जहाँ पे टेरर फंडिंग को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट किया जाता है, ऐसे जो कंट्रीज कंसीडर किए गए हैं, उसको FATF के ग्रे लिस्ट में रखे जाते हैं। दिस इंक्लूजन सर्व एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट दे मे एंटर टू द ब्लैक लिस्ट। अगर ऐसे कंट्रीज़ को मतलब क्या होता है, जो भी ग्रे लिस्ट में होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि उनको एक वार्निंग दी जाती है कि अगर उन्होंने अपना जो सपोर्ट है रिलेटेड टू द टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग अगर उन्हें बंद नहीं किया, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। ठीक है, अभी जो कंट्री ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में जाती है, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली ग्रे लिस्ट का दिया है, तो ग्रे लिस्ट में अगर किसी भी कंट्री गए, तो उनको जो इकोनॉमिक सैंक्शन है, ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन फ्रॉम IMF, दैट इज सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द IMF फुल फॉर्म, ठीक है, अब देख लेना। ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, दैट इज ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाँ, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, इन सब से सैंक्शन भी मिलता है। ठीक है, जो भी कंट्री ग्रे लिस्ट में जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन, ठीक है, जो भी लोन मिलते हैं, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, ठीक है, ठीक है, या कोई भी दूसरे कंट्रीज थ्रू लोन्स जिसको मिलते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक कंट्री को दिया जाए, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसका नाम ग्रे लिस्ट में होता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड में भी रिडक्शन होता है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल बाइकआउट भी किया जाता है, जो भी जो भी कंट्री ग्रे लिस्ट में होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये न्यूज़ कवर कर ली। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग GS3 पेपर, कामत पैनल रिपोर्ट। अभी कामत पैनल रिपोर्ट क्या है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अबाउट द स्टेप टेकन टू इम्प्लीमेंट द KV कामत कमिटी रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेशन टू बेल आउट सेक्टर्स अफेक्टिंग द बाय द COVID-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सेक्टर्स है, ठीक है, जो भी COVID-19 के पैंडेमिक के वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं,
तो सेंटर को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो कामत कमेटी की रिकमेंडेशन है रिलेटेड टू किसको, जो भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो अफेक्ट हुए कोविड-19, उनको बाहर निकालने के लिए क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी सारे रिट्स पिटिशन फाइल्ड हुए थे, ठीक है, filed in the court highlighting the flight of borrowers small and big who were being charged compound interest post the pandemic moratorium which expired on August 31, ठीक है। तो काफ़ी सारे रिट्स फाइंड हुए थे। रिट्स पिटिशन किस आर्टिकल में दिए हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 266 हाई कोर्ट, ठीक है, इससे हम रिट्स फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जब रिट्स फाइल हुए थे, काफ़ी सारे रिट्स पिटिशन फाइल हुए थे जो हाईलाइट करते थे जो भी बोरोवर्स है, आइदर स्मॉल बोरोवर और बिग बोरोवर, जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं जो एडिशनल इंटरेस्ट लगता है टू द प्रिंसिपल सम ऑफ द लोन, ठीक है, जो भी लोन है उस पर एडिशनल इंटरेस्ट जो लगता है, ठीक है, जैसे इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हुआ था टू द बोरोवर, ठीक है, कहाँ पे, जब पोस्ट पैंडेमिक मॉनिटरियम विच एक्सपायर्ड ऑन August 31, ठीक है, August 31 को ये एक्सपायर हो गया था, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी रिट पिटिशन साइन हुई थी, ये इस न्यूज़ का एक बैकग्राउंड देखा जाए तो वो है, ठीक है। अभी ये कमेटी सेटअप हुई थी इसी के लिए, ठीक है, आरबीआई ने सेटअप की थी केवी कामत कमेटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग द लोन इम्पैक्ट ऑन कोविड-19, ठीक है, जो भी लोन इम्पैक्ट लोन के वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है, काफ़ी सारे बोरोवर्स को, ठीक है, उनका रिस्ट्रक्चर करने के लिए केवी कामत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। कमेटी वॉज आस्क्ड टू रिकमेंडेड पैरामीटर फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कोऑपरेटिव लोन, ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट लोन दिए गए हैं उसका वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रिकमेंड करने को कहा था इस कमेटी ने, ठीक है। अभी इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है ग्रेडेड अप्रोच टू रीस्ट्रक्चर of a stressed account based on severity of a impact on the borrower. Bank can classify their account into mild, moderate and severe as recommendation of a committee. तो सबसे पहले उन्होंने रिकमेंड दिया कि जो भी बोरोवर है, ठीक है, उनको उनके अकाउंट जो है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉसेस और अकॉर्डिंग टू द इम्पैक्ट दे कॉज, ठीक है। पहला ये जो रिकमेंडेशन था वो है। अभी सेकेंड क्या है, 5 फाइनेंशियल पैरामीटर टू गेज द हेल्थ ऑफ अ सेक्टर फाइनेंशिंग फेसिंग डिफिकल्टी, ठीक है, 5 पैरामीटर दिए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर्स को जो भी उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले पैरामीटर क्या है, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज टू एडजस्ट टेंजेबल नेटवर्थ, ठीक है। सेकेंड है टोटल डेप्ट टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रेशन एंड amortization, debt services coverage ratio, current ratio and average debt services coverage ratio, ठीक है, ये 5 पैरामीटर्स दिए थे, ठीक है। 26 सेक्टर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाई इंक्लूडिंग, ठीक है, 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया जिसने ये जो सेक्टर्स ने डिफ़िकल्टी फेस की है। कौन से सेक्टर इज ऑटो, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स, पावर, रियल इस्टेट एंड टूरिज्म, ठीक है, ऐसे ये रिकमेंडेशन दिए हैं। अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रिकमेंडेशन, अभी अप्लीकेबिलिटी के बारे में देखा जाए, द कमिटी वॉज टू स्क्रूटिनाइज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अ लोन अबाउट 1500 करोड़, ठीक है, ये जो स्क्रूटिनाइज करेगी कितने लोन तक, 1500 करोड़ तक, ठीक है। सेकेंड क्या है, द रिजोल्यूशन अंडर दिस फ्रेमवर्क इज अप्लीकेबल ओनली टू दोज बोरोवर हु हैज़ बीन इम्पैक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड, ठीक है, ये कोविड-19 के वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ है सिर्फ वही बोरोवर्स को इंक्लूड किया जाएगा अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस न्यू कमिटी। ओनली दोज बोरोवर विच वेर क्लासीफाई एज अ स्टैंडर्ड एंड विथ एरेज लेस दैन 30 days as at March 1st 2020 आर एलिजिबल अंडर दिस फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी जो भी बोरोवर जिनको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिनका लोन था, ठीक है, जो भी लोन उन्होंने लिया था, ठीक है, ठीक है, उनको कंसिडर किया गया है
इन दिस रिकमेंडेशन, ठीक है, उनको अप्लीकेबल किया है कि अप टू द जो डेट दी है March 1 2020 तक, ठीक है. वाई दिस मेजर्स वेयर नेसेसरी, हाउ सीरियस इज द डेप्थ प्रॉब्लम. भी क्यों ये मेजर्स लेना नेसेसरी था, और जो डेप्थ था मतलब जो भी कर्जा था वो उसका प्रॉब्लम इतना सीरियस क्यों है, ठीक है. जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स का जो डेप्थ देखा गया है वो है 15.52 लाख करोड़, ठीक है. इसलिए मतलब जो कोविड-19 की वजह से इतना स्ट्रेस आया है, ठीक है. और वाइल 22.20 लाख करोड़ वॉज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस बिफोर द पैंडमिक, और पैंडमिक के पहले ही इतना करोड़ का जो स्ट्रेस था, ठीक है. उसके बाद कोविड-19 की वजह से इतने करोड़ का स्ट्रेस है, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेस है, ठीक है, लोन का, वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आया है, ठीक है. दिस इफेक्टिवली मीन्स ₹37.72 करोड़, दैट इज 72% ऑफ अ बैंकिंग सेक्टर डेप्ट टू द इंडस्ट्री रिमेन अनप्रेस्ड, ठीक है. इतनी जो बैंकिंग सेक्टर डेप्ट है industry remain in the stress. Along with this is almost 37% of a total non food bank credit. ये कितना है, 37% of a total non food bank credit है. Beside companies in sectors such as retail trader, wholesale trader, roads and textile are facing stress, ठीक है. ये बाकी सेक्टर्स भी जो है वो भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं. सेक्टर्स हैज़ बीन अंडर stress per pre-COVID include NBFCs, पावर, स्टील, रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है. ये जो सेक्टर्स है वो मोस्टली कोविड-19 के बाद ज़्यादा स्ट्रेस में आए हैं, पर कोविड-19 के पहले भी काफ़ी सारे सेक्टर्स थे, वो काफ़ी सारे उनको स्ट्रेस मतलब डेप्थ के वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, ठीक है. काफ़ी सारा कर्जा हो गया था, जैसे NBFC हो गया, पावर हो गया, स्टील, रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर्स है उनको, ठीक है. अभी रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज़, 2020 नोबल 3 साइंटिस्ट शेयर प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है. तो 3 जो साइंटिस्ट हैं उनको मेडिसिन में नोबल मिला है, ठीक है. अभी ये 3 कौन है, ठीक है. अमेरिकन हार्वे जे अलर्ट, चार्लिस एम राइस एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हॉन्गटोन, ठीक है. ये 3 जो है उनको नोबल प्राइज़ मिला है 2020 में, ठीक है, फॉर हिज मेडिसिन. किसके डिस्कवरी के वजह से, हेपेटाइटिस सी वायरस के रिलेटेड उन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है. देयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, दिस ट्रायो वर्क हेल्प एक्सप्लेन अ मेजर सोर्स ऑफ अ ब्लड ब्रोन हेपेटाइटिस, ठीक है. जो ब्लड ब्रोन हेपेटाइटिस होता है उन पे उनका मेजर वर्क उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है. उन्होंने ही बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हेपेटाइटिस ए और बी वायरस के रिलेटेड, ठीक है. उन्होंने हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसके रिलेटेड उन्होंने डिस्कवरी की है, ठीक है. और उनका जो डिस्कवरी है, ठीक है, हाईली सेंसिटिव ब्लड टेस्ट फॉर द वायरस आर नाउ अवेलेबल, ठीक है. उनके डिस्कवरी से वजह से क्या हुआ, एक हाईली सेंसिटिव ब्लड टेस्ट फॉर दिस वायरस है, मतलब जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसके लिए अभी अवेलेबल हो गई है. दिस डिस्कवरी ऑल्सो अलाउ अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एंटी वायरल ड्रग डायरेक्टेड एट अ हेपेटाइटिस सी, ठीक है. इस डिस्कवरी से वजह से क्या हुआ, ये अलाउ कर दिया एक रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ एंटी वायरल ड्रग, ठीक है. एंटी वायरल ड्रग का भी डेवलपमेंट या डिस्कवरी हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, ठीक है. बेसिक देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी क्या है, एक लिवर डिसीज़ है, ठीक है, जो कॉज होती है बाय बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस, ठीक है. एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस के वजह से भी होती है. मेजर क्या कॉज है इस डिसीज़ का, लिवर कैंसर को कॉज करती है. हाउ इट कैन बी कॉज और स्प्रेड, ठीक है, ये कैसी कॉज होती है, स्प्रेड कैसी होती है. हेपेटाइटिस सी इज अ ब्लड ब्रोन वायरस, ठीक है, ब्लड ब्रोन वायरस. द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन आर थ्रू एक्सप्लोजर ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अ ब्लड, ठीक है. जब एक्सप्लोजर होता है इवन दो द स्मॉल क्वालिटीज ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ ब्लड, ठीक है, तब ये जो वायरस है वो स्प्रेड होता है. दैट इज़ अ ब्लड ब्रोन वायरस, दैट इज़ ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है. ट्रीटमेंट देखा जाए तो एंटीवायरल मेडिसिन कैन क्योर मोर देन 90% ऑफ अ पर्सन विद हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, ठीक है. जो भी पर्सन को हेपेटाइटिस सी है उसका एंटीवायरल मेडिसिन के थ्रू 90% उस पर्सन को हम क्योर कर सकते हैं. देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अ डेड फ्रॉम कीरोयस, मतलब इसको लीवर डैमेज एंड लीवर कैंसर, ठीक है. इसको इससे वजह से क्या हुआ, 95% हम उस डिसीज़ के जो फेस करते हैं, ठीक है, उस पर्सन को हम क्योर कर सकते हैं. इसके वजह से जो भी डेथ होती थी, ठीक है, लीवर कैंसर के वजह से या लीवर डैमेज के वजह से उसको कम हो गई है, ठीक है. दिस इज़ करंटली नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी.
हाउएवर रिसर्चर इज दिस एरिया इज गोइंग, एक पर्टिकुलर जो 100% इफेक्टिव वैक्सीन का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है इन दिस एरिया, एंड उसके पर भी रिसर्च जो है वो चल रहा है, ठीक है। ये जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो सिर्फ 95% तक ही क्योर कर सकती है। टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस देखा जाए तो 5 मेन टाइप है, A B C D and E, ठीक है। और A और E जो है वो टिपिकली कॉज बाय द इंजेक्शन ऑफ अ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। जब कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर जाता है बॉडी में तब E और B वायरस होने की जो संभावना होती है। और B C और D देखा जाए वो पैरेंटियल कांटेक्ट की वजह से होते हैं विद इन्फेक्शन ब्लड फ्लूइड, ठीक है। जो भी इन्फेक्टेड ब्लड फ्लूइड बॉडी होती है, ठीक है, जो पैरेंटियल कांटेक्ट की वजह से आती है, मतलब पेरेंट्स से भी आ सकती है हेपेटाइटिस B C and D, ठीक है। अबाउट द नोबल प्राइज इन मेडिसिन, अभी नोबल प्राइज के बारे में देखा जाए जो मेडिसिन में मिलता है, अवॉर्डेड बाय द नोबल एजेंसी, सॉरी नोबल असेंबली एट कारोलिशक इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है। ये इनके थ्रू दिया जाता है अवार्ड। फर्स्ट टाइम दिया था 1901 में, ठीक है। और द अवार्ड कम विद गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल के साथ आता है और प्राइज मनी भी दी जाती है 10 मिलियन तक, ठीक है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम जानते हैं नोबल काफ़ी सारे अदर फील्ड्स में भी मिलता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके बारे में भी न्यूज़ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे आएंगी तब हम बता देंगे, सॉरी। नेक्स्ट न्यूज़ इज 40% ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज एट क्रिपलिंग पॉइंट टू बिकम सावाना, ठीक है। तो ऐसा क्या है, रिसेंटली क्या है, जैसे हम जानते हैं कि अमेजॉन फॉरेस्ट की फायर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो जो नासा है, ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, दैट इज़ the study has been conducted on a state of Amazon forest under Global Fire Emission Database project run by NASA। तो जो ग्लोबल फायर इमिशन डाटाबेस प्रोजेक्ट है जो नासा थ्रू रन करता है, उन्होंने जो कंडीशन है उन्होंने अमेजोन फॉरेस्ट पे स्टडी की थी और उन्होंने एक रिपोर्ट बताई है। अभी रिपोर्ट के बारे में क्या है या की फाइंडिंग क्या है, जैसे फायर्स जो है इन अमेजोन रीजन इन 2019 वेयर अनप्रेसिडेंटेड इन देयर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जो वो अनप्रेसिडेंटेड फायर हमने देखी थी इन 2019 की वजह से और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी, तो उसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, ठीक है। 1000 ऑफ अ फायर वेयर बर्न मोर देन 7600 स्क्वायर किलोमीटर बाय अक्टूबर दैट ईयर, ठीक है। 7600 किलोमीटर तक हमने देख सकते कि वो फायर का जो फायर जो थी वो फैल गई थी, ठीक है। बट द फायर इन अमेजोन 2020 सरपास्ट दोज ऑफ 2019, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 2020 का ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू द 2019, ठीक है। अभी ये 2019 का जो कोविड-19 है, ठीक है, दैट इज़ पैंडेमिक जो है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो अटेंशन था अमेजोन के तरफ, ठीक है, इंटरनेशनल अटेंशन था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। एज पर द 2019 एज एस्टिमेटेड 17% ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट कवर्ड हैज़ बीन क्लियर्ड कट और बर्न सिंस 1970, ठीक है। तो 1970 से ऐसा देखा गया है कि 2019 में जो फॉरेस्ट हुआ था, फॉरेस्ट फायर हुआ था अमेजोन में, ठीक है, वो 17% तक हो गया है, ठीक है। ऐसा स्टडी के अकॉर्डिंग फाइंड किया गया है। अभी कंसर्न क्यों है, एज द रेन फॉरेस्ट ब्लीड बायोमास थ्रू डिफॉरेस्टेशन इट लॉस इट एबिलिटी टू कैप्चर कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड रिलीज अ कार्बन थ्रू कंबंशन, ठीक है। ये फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, जो भी रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं एक कार्बन को ऑब्जर्व करने, मतलब उसको एब्जॉर्व करने के लिए यूज़ होते हैं। पर अगर ये जब डिफॉरेस्टेशन होता है या फॉरेस्ट फायर होती है, वो क्या करते हैं, कार्बन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके वजह से एक मेजर कंसर्न है। सेकेंड देखा जाए, इफ़ द एनुअल फायर बर्निंग अमेजोन are not curtailed, one of the world's largest carbon sink will progressively develop into carbon pocket, रिलीजिंग द मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैन इट्स सिक्वेंटेशन, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, वो मतलब एक अमेजोन फॉरेस्ट एक कार्बन सिंक एक्ट ना करके, ठीक है, कार्बन को रिलीज करने वाला मेन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा भी उन्होंने कहा है, ठीक है। फॉरेस्ट टू द सेमी अराइड सवानास, ठीक है। फॉरेस्ट जो है, ठीक है, जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो सवाना जो ग्रासलैंड से या सवाना जो रीजन है, ठीक है, सेमी अराइड रीजन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे साइंटिस्ट का या रिसर्चर्स का प्रेडिक्शन है, ठीक है। अभी सवाना देखा जाए तो मैं उसका फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको।
देखिए जैसे हम देख सकते हैं कि सवाना रीजन ऐसा होता है, ठीक है, तो काफ़ी कम ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, इस पार्ट ऐसे टाइप में जो अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, ठीक है, वो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी इंक्रीज हो जाएगा और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हमको फेस करने पड़ेंगे। If the deforestation of a rainforest continue पास अ थ्रीशोल्ड ऑफ 20-25%, ठीक है, अगर डिफॉरेस्टेशन रेन फॉरेस्ट का 20-25% तक क्रॉस हो गया, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी एक मैसिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, या डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा अमेजोन बेसिन का। अभी अमेजोन का सिग्निफिकेंट क्या है, तो अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है वो कवर करता है 8 मिलियन स्क्वायर मीटर तक, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है जो वो कवर करता है, एंड एरिया लार्जर देन द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा ये एरिया जो अमेजोन फॉरेस्ट का है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट का वो कवर करता है, ठीक है, इससे हम जान सकते हैं कि ये काफ़ी सारे जो बायोडाइवर्सिटीज़ है अर्थ में उसका घर माना जाता है। इसलिए अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो जो ग्लोबल कार्बन बजट है, ठीक है, जो बैलेंस होता है ग्लोबल कार्बन बजट का, वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके साथ साथ जो ग्लोबल वाटर साइकिल है, ठीक है, क्लाइमेट और रेनफॉल, इन सब में भी काफ़ी सारा इफेक्ट आ जाएंगे। इसलिए जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसका काफ़ी ज़्यादा या सिग्निफिकेंस है। स्प्रेड ऑफ अमेजोन के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि दिस आर द लार्जेस्ट टॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइंग द ड्रेनिंग बेसिन ऑफ अमेजोन रिवर, ठीक है, ये ड्रेनिंग बेसिन जो है अमेजोन रिवर का, तो ये सबसे बड़ा जो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड एरिया है, ठीक है, कंपेराइजिंग 40% ऑफ ब्राज़ील का टोटल एरिया जो है उसका 40% जो अमेजोन फॉरेस्ट का, मतलब वो एरिया अमेजोन फॉरेस्ट का, ठीक है, 40%, ठीक है। अभी उसके साथ साथ द बेसिन इज शेयर बाय द 8 कंट्री, ये जो अमेजोन बेसिन है, ठीक है, वो 8 कंट्रीज से सराउंडेड है या शेयर्ड है, दैट इज़ ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयान एंड सूरीनेम, ठीक है, ये 8 कंट्रीज ये बेसिन से शेयर्ड है। Regarding the next news, ecosystem services, तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक स्टडी कंडक्ट की किसके थ्रू, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन थ्रू, ठीक है, ऑन द एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज की स्टडी की गई थी। इकोनॉमिक वैल्यू जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय द दिल्ली जू वर्क आउट टू बी 426 रुपीज़, ठीक है, 426 करोड़, ठीक है, 426 करोड़ रुपीज़, इतने रुपीज़ का जो इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय द दिल्ली जू, ठीक है, ऐसा रिसर्च ने मतलब ऐसी जो स्टडी कंडक्ट की थी ऐसा उन्होंने फाउंड किया है। ये स्टडी कमीशन बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी थ्रू ये जो स्टडी है वो कमीशन हुई थी। की फाइंडिंग ऐसा है, दिस इकोनॉमिक सर्विसेज कंस्टिट्यूट heads such as biodiversity conservation, employment generation, education and research, carbon sequestration and recreation and the cultural contribution, ठीक है, इकोनॉमिक सर्विसेज में इतने सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। कौन से फैक्टर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, रिसर्च, कार्बन सिक्वेंटेशन एंड रिक्रिएशन एंड द कल्चरल contribution, ठीक है। When one time ecosystem services are considered such as carbon storage, the surrogate value of a land and the land value of a Delhi Zoo, they contributed climb to nearly 55,209 करोड़, ठीक है। अगर इकोनॉमिक सर्विसेज को कंसिडर किया जाए, बस कुछ ही फैक्टर्स को, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टर्स दिए हैं, तो ये कितने वैल्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं, 55,209 करोड़, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा जाए इस स्टडी का, द फर्स्ट ऑफ इट काइंड स्टडी इन इंडिया गिव अ पावरफुल बेसलाइन असेसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जू, ठीक है, जो जू थ्रू इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, तो इस सर्वे के वजह से हमको एक प्रॉपरली एक जो असिस्मेंट के लिए एक बेसलाइन का एक क्या है डेवलपमेंट हो जाएगा इस सर्वे के वजह से। दिस एस्टिमेट शुड बी यूज टू कंप्यूटेड वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द जू अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, जितने भी जूज है, ठीक है, उनके थ्रू जो इकोनॉमिक सर्विसेज हमें मिलती है उसका एक प्रॉपर हमें एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी इकोनॉमिक सर्विसेज क्या है, दिस आर द बेनिफिट पीपल डिराइव फ्रॉम द इकोसिस्टम, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं पीपल को फ्रॉम द इकोसिस्टम वो इंक्लूडेड होते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज में। बिसाइड प्रोविजिंग सर्विसेज or good like food, woods and other raw material, plants, animal, fungi and microorganism provide essential regulatory services such as pollination of a crop,
prevention of a soil erosion and a water purification, and a vast array of a cultural services like recreation and a sense of a place. ठीक है, अभी इस सर्विसेज और काफ़ी ज़्यादा क्लासीफाई, जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज. ठीक है. रिगार्डिंग द फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम्स, अभी काफ़ी सारे आज की जो न्यूज़ डिस्कशन है वो काफ़ी बड़ा जाएगा. ठीक है, 35 मिनट्स तो पहले ही हमने जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का देख लिया. अभी कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट है, मैं वो जल्दी से आपको बता देती हूँ. ठीक है, पहला है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध. ठीक है, ये एक कैंपेन है, एंटी पोल्यूशन कैंपेन, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. इसका मेन एम क्या है, जो भी पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग द विंटर्स इन द दिल्ली, उसको रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, ये कैंपेन के अंदर क्या क्या इंक्लूड है. इट इंक्लूड द रिलीज ऑफ अ ग्रीन दिल्ली ऐप. ग्रीन दिल्ली ऐप का मतलब रिलीज इंक्लूड होगा. ठीक है, एंड क्रिएशन ऑफ अ वॉर रूम टू मॉनिटर प्रोग्रेस. मतलब एक मॉनिटर इस प्रोग्रेस, मतलब क्या क्या प्रोग्रेस होता है. ठीक है, कैसा मॉनिटर करेंगे, ये भी इंक्लूडेड है. प्रोसेसिंग फ्लूइड लिक्विड सॉल्यूशन फॉर फार्म इन ऑर्डर टू कर्ब अ स्टबल बर्निंग एंड द हॉटस्पॉट स्पेसिफिक एक्शन प्लान. ठीक है, पर्टिकुलर एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. ठीक है, अलॉन्ग विद द जो स्टबल बर्निंग है, ठीक है, फार्मर्स को उसके थ्रू भी उसको कैसे डील करना, इन सारा जो फैक्टर्स है इसमें इंक्लूड होगा. नेक्स्ट इज एंटी डोपिंग एजेंसी. वेट अप एज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज registration act of 1890 on November 24 2005 with a mandate for dope free sport in India. तो एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है, ये एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी है. किसके अंडर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के अंडर. ठीक है, ये कब रजिस्टर हुई थी, नवंबर 2005 में. इसका मेन एम क्या है, टू मेक इंडिया डोप फ्री स्पोर्ट. ठीक है, इंडिया में डोप फ्री स्पोर्ट मतलब डोपिंग मतलब जो भी ड्रग्स हो या जो भी इंटॉक्सिक हो उससे फ्री रखना स्पोर्ट्स जो है सेक्टर है इंडिया का उसका. ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस नाडा का, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्लीमेंट एंटी डोपिंग रूल एज पर द वाडा कोड. देखिए वाडा कोड क्या है, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो है वाडा कोड. उनके जो कोड्स है रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ डोपिंग केसेस. ठीक है, डोपिंग रिलेटेड जो भी केस है या डोपिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है स्पोर्ट्स में, उसको फ्री मतलब स्पोर्ट्स जो सेक्टर है, ठीक है, उसको फ्री रखना रिलेटेड टू द डोपिंग. ठीक है, ये जो मेन एम है, ठीक है, वाडा का, दैट इज़ वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड. तो इसके जो रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट करना टू प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डोपिंग एंड इट्स इल इफेक्ट, जो है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के. नेक्स्ट इज कोहिलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन. ठीक है, CEPI इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय. ठीक है, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके थ्रू फंड की जाती है, बाय वेलकम ट्रस्ट, द बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, द यूरोपियन कमीशन एंड द 8 कंट्रीज. अभी 8 कंट्रीज कौन से, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, यूथोपिया, जर्मनी, जापान, नॉर्वे एंड यूके. ठीक है, ये इन सब का थ्रू ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड किया जाता है. ये लॉन्च हुई थी 2017 में. ये मिशन है किसके लिए, इज टू स्टिमुलेट एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ अ वैक्सीन अगेंस्ट इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज़. ठीक है, जो भी इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है उसको उसके रिलेटेड जो भी वैक्सीन है उसका डेवलपमेंट या उसके डेवलपमेंट, ठीक है, के लिए ये जो मिशन है. ठीक है, कोहिलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन एंड इनेबल एक्सेस टू दिस वैक्सीन फॉर द पीपल ड्यूरिंग द आउटब्रेक. और जब भी कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ का आउटब्रेक होता है तो पीपल को इनेबल करना. ठीक है, पीपल को जो वैक्सीन है उसको इनेबल करना या एसेस करना, इस मेन जो CEPI का ऑब्जेक्टिव है. अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, जो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एज एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी has been chosen by CEPI as one of the global network of laboratories for centralized assessment of a COVID-19 वैक्सीन. ठीक है, COVID-19 वैक्सीन को उसका असेसमेंट करने के लिए ये जो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंदर है, उसको
चूज़ किया है एज अ कोहिलेशन फॉर अ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन. ठीक है. नेक्स्ट है स्मार्ट मिसाइल. इंडिया हैज सक्सेसफुली flight tested its indigenous developed supersonic missile assisted released of a torpedo from टेस्ट रेंज ऑफ ओडिशा कोस्ट से उन्होंने स्मार्ट मिसाइल का जो इंडिजीनियस उन्होंने डेवलप की है उसका जो सक्सेसफुली उसका जो टेस्टिंग है वो उन्होंने कंडक्ट किया है. ठीक है. एक जो स्मार्ट है इज़ अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑन अ लाइट वेट एंड एंटी सबमराइन ट्राइपॉड सिस्टम. ठीक है. जो भी ट्राइपेडो सिस्टम है. ठीक है. एंटी सबमराइन ट्राइपेडो सिस्टम है. लाइट वेट सिस्टम है. ठीक है. दैट इज स्मार्ट मिसाइल फॉर एंटी सबमराइन वेलफेयर ऑपरेशन फॉर बियॉन्ड ट्राइपॉड रेंज. ठीक है. ट्राइपॉड के रेंज के बियॉन्ड जाने का एक जो मिसाइल है. ठीक है. एंटी सबमराइन वेलफेयर ऑपरेशन है. ठीक है. स्मार्ट मिसाइल. अगर ट्राइपॉड के बारे में जाना जाए तो मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ. सॉरी, यहाँ पे फिगर मैंने नहीं लिया है. ठीक है. पर ट्राइपॉड क्या है इसके बारे में बताती हूँ. एक सीजर शेप एक सेल्फ प्रोपाइल्ड अंडर वाटर मिसाइल है. ठीक है. एक अंडर वाटर मिसाइल जो होते हैं जैसे एक ऐसे टाइप की शेप की होती है जो किसी भी शिप हो. ठीक है. कोई भी शिप हो या कोई भी सबमराइन थ्रू उसको लॉन्च किया जाता है. उसको हम टॉर्पेडो बोलते हैं. सॉरी, मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया था तो इसको टॉर्पेडो बोलते हैं. टॉर्पेडो. ठीक है. सॉरी. द नेक्स्ट न्यूज़ इज वायनाड कोझिकोडे टनल प्रोजेक्ट. ठीक है. वायनाड कोझिकोडे टनल प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ है. ठीक है. जो कनेक्ट करने वाला है वायनाड और कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट को. 7 मीटर लॉन्ग टनल है. इसका अगर एस्टिमेट देखा जाए तो 900 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. ठीक है. कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं बाय कोकन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे. यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड हैबिटेट डे. ठीक है. वर्ल्ड हैबिटेट डे करके जो अक्टूबर का फर्स्ट मंडे होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. और ये यूनाइटेड नेशन ने उसको डेजिग्नेट किया है टू रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अवर टाउन्स एंड सिटीज़ एंड ऑन द बेसिक राइट फॉर ऑल एडुकेट शेल्टर. एंड इस साल की अगर थीम देखा जाए तो वो है अ बेटर अर्बन फ्यूचर. एंड वर्ल्ड हैबिटेट डेज का वॉज इस्टेब्लिश इन 1985 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ठीक है. यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थ्रू 1985 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड किया गया फ्रॉम 1986 से. ठीक है. व्हाट इज एडजुवेंट. अभी एडजुवेंट क्या है. एडजुवेंट इज अ फार्मालॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट दैट इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम ऑफ अ वैक्सीन. ठीक है. जो इम्यून सिस्टम होती है इम्यून रिस्पॉन्स होता है. इम्यून रिस्पॉन्स वैक्सीन का वो इम्प्रूव करती है. ठीक है. Adjuvant may be added to the vaccine to boost the immune response to produce more antibiotics and longer lasting immunity, thus minimizing the dose of antigen needed. ठीक है. जब एडजन किसी भी वैक्सीन में ऐड किया जाता है तो वो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है एंटीबायोटिक का वो इंक्रीज करता है. उसके साथ साथ एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है. इससे क्या होगा जो भी एंटी डोज है या एंटीजन है उसका डोज जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है. अगर कम इसमें भी हम जो इफेक्ट है ज़्यादा इफेक्ट दिखा सकेंगे अगर एडजन ऐड किया जाए तो. ठीक है. अभी न्यूज़ में क्यों है. भारत बायोटेक हैज़ एंटर इनटू द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विथ कांसा बेस्ड वीरोवैक्स फॉर यूज ऑफ एडजुवन. ठीक है. तो बायोटेक जो है भारत बायोटेक उसको लाइसेंस मिला है कि वो एग्रीमेंट करेगा. ठीक है. विथ कांसा बेस वायरोवैक्स. ठीक है. जो एडजुवेंट है वो यूज़ करने के लिए फॉर द वैक्सीन ऑफ कोविड-19. ठीक है. कोविड-19 की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन है. ठीक है. उसको उसमें जो एडजुवेंट है किसका उसका नाम क्या है. एडजुवेंट का नाम क्या है. सॉरी. अल हाइड्रोजियम सेकेंड. इसको ऐड करने का जो एक लाइसेंस है लाइसेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है इन दोनों के बीच में. नेक्स्ट है डेयरिंग सिटी कॉन्फ्रेंस 2020. तो इसमें क्या है दिल्ली जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन इनवाइटेड टू स्पीक एंड एट डेयरिंग
सिटी 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी डेयरिंग सिटीज़, ठीक है, उसके लिए जो दिल्ली के अर्जुन सॉरी चीफ मिनिस्टर है उनको इनवाइट किया था। की पॉइंट देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन द स्टेप टेकन इन द नेशनल कैपिटल रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट इशूज़, क्लाइमेट चेंज इशूज़, ठीक है, उसके साथ सस्टेनेबिलिटी, इन सारे फैक्टर्स को फोकस करता है। उसके साथ साथ इट इज़ बीइंग होस्टेड बाय ICLEI, ठीक है, ICLEI होस्ट करता है लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल एंड बोर्न सिटी विद द सपोर्ट ऑफ अ जर्मन गवर्नमेंट, इनके थ्रू इसको होस्ट किया जाता है। डेयरिंग सिटी इज़ अ ग्लोबल फोरम ऑन अ क्लाइमेट चेंज फॉर द अर्बन लीडर्स टैकलिंग क्लाइमेट इमरजेंसी स्पेशली इन द कंटेक्स ऑफ अ कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है, ये ग्लोबल फोरम है जो डील करता है क्लाइमेट चेंज जो होते हैं, ठीक है, फॉर द अर्बन लीडर टैकलिंग द क्लाइमेट इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए, ठीक है, स्पेशली इन द कंटेक्स ऑफ अ कोविड-19 पैंडमिक, दैट इज डेयरिंग City Conference 2020. In this way, we conclude our today's news discussion. Have a nice day. Thank you.